क्या खैरियत से हैं जी। आज हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश एसे की क्लास है मैम आयशा की तरफ से। तो अभी वो आती हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे आपकी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है एस्पायरेंट्स? हेलो। एक मिनट। जी जी ठीक है। चलिए मैम आयशा, आप वेलकम टू आवर फैमिली अगेन। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देख के। तो मैं जो है ना वो स्पुर्द करता हूँ आपके तमाम क्लास को। तो जो स्लाइड्स हैं वो आप खुद कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा, मैं इनको रेगुलेट करता रहूँगा जी। थैंक यू। Assalamu alaikum, sir, and thank you so much for such a warm welcome. Okay, am I audible, sir? Am I audible? Okay, जी जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। okay, okay. My name is Aisha Akram, and before starting my lecture, I would like to give some introduction of mine and background of the academy. First of all, I will tell you about my qualification. My qualification is MPhil English Literature, and right now I am teaching as a educationist in PF. So CSS और PMS से हमारा जो relation है वो I started before 3 years, लेकिन किसी वजह से उसको continue नहीं कर सकी। फिर 2019 में हमने start किया था, लेकिन unfortunately चूंकि उसके बाद lockdown आ गया, तो वी वर अनेबल टू जॉइन एनी एकेडमी। तो उस बीच जो है सर रिजवान से जो है हमारा मतलब इंटरेक्शन हो गया। एज अ व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्टार्ट किया था, और चूंकि हम सारे ही उसमें एज अ मतलब प्रोफेशनल लोग काम कर रहे थे, तो वी डिड आवर बेस्ट। वो एक टीम हमारी बन गई, हमने खुद से ही प्रिपेयर किया, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हुए हमने काफ़ी अच्छी तैयारी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पीएमएस की फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दी, तो चूंकि पंजाबी से मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो पंजाबी जो थी उसमें मैं नहीं क्वालिफाई कर सकी। अदरवाइज इंग्लिश ऐसे में मेरे थे 63 मार्क्स, एंड इन प्रेसी और कंपोजिशन में मेरे 64 थे। लेकिन खैर दैट इज अ टोटल सेपरेट इशू। लेकिन सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि सर से काफ़ी पुराना इंटरेक्शन था, और सर बहुत हेल्पफुल भी रहे थ्रू आउट इन दिस सेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबसे कहूँगी सीएसएस के हवाले से, इंग्लिश ऐसे के हवाले से, वो यही है कि सबसे पहला जो हमारा खौफ है सीएसएस का, उसको अपने ज़हन से निकाल दें। वो इसलिए कि जब तक आप इसको अपने सर पे सवार रखेंगे, तो ये आप इसको कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो खौफ होता है ना किसी भी चीज़ का, आप उस चीज़ के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसको स्विमिंग से डर लगता है, या उसको हाइट फ़ोबिया, वो कभी भी हाइट पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये चीज़ खौफ़ज़दा करती है, या मैं इसमें जाऊँगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है, वो ये है कि हमें सीएसएस के ऐसे का जो फ़ियर है ना, उसको अपनी लाइफ़ से माइनस कर देना चाहिए। ये फ़ियर हमें जो बिल्कुल भी ऐसे की तरफ जो है ना अटेंशन नहीं लेने देता। तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक एज़ अ सब्जेक्ट है, और इसमें हमने सिर्फ़ 40 मार्क्स देने हैं। मतलब हमें हमें इसमें अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करने, हमें इतने मार्क्स लेने हैं कि हमारा जो एक अटेम्प्ट है, हमारा 1 साल है, हमारी मेहनत है, वो बच जाए।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अटेम्प्ट इतनी अच्छी होती है, हमारे मार्क्स इतने अच्छे होते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में की गई हमारी छोटी सी गलती हमारे पूरे कीमती साल और पैसों को जाया कर देती है। सो आई होप सो कि मैं अपना जो ऐसे सेशन है, चूंकि आप लोगों के पास पीछे टाइम इतना नहीं है, तब 1.5 से 2 माह हैं, तो मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट थ्रू इन अ टाइम, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपका जो कीमती टाइम है उसके अंदर पूरा कर सकूं। तो मैंने अपना मतलब जितने भी लोगों से मैंने पढ़ा और जितना भी मैंने खुद पढ़ा और सर के साथ जितनी भी हमारी प्लानिंग हुई, उसके बाद जो हमने ये डिवीजन किया है, वो वो जो चीज़ है ना, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करती हूँ अपना जो सीएसएस का स्टडी प्लान है कि हम किस तरह से अपने ऐसे को डिवाइड करेंगे। जी, टोटल हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8 स्टेजेस में, 8 लेक्चर्स में, या 6 भी हो सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है, जो कि आज है, उसमें एक तो ऐसे पेपर का इंट्रोडक्शन है, उसका सिलेबस, मार्किंग क्राइटेरिया, और सेकंड हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ राइटिंग इन एसेज एंड देयर स्ट्रक्चर्स, कि किस तरह के ऐसे को आपने किस तरह से लेकर चलना है। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर हमारा होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फॉर सीएसएस ऐसे प्लस एक्सरसाइज। मतलब ये सेकंड लेक्चर जो होगा वो मैं सेकंड लेक्चर में ही बताऊंगी। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऐसे पेपर। जी सर, नेक्स्ट। जी, सबसे पहले जो आपका ऐसे पेपर है, उसके अंदर जो ब्रॉड एरियाज ऑफ असेसमेंट है, जिसकी बेस पे आपको जाना जाएगा, जिसकी बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो 4 चीजें हैं। और जो एक आप सबसे पहले ये चीजें देखने से पहले या ऐसे अटेम्प्ट करने से पहले आप पास पेपर का कोई भी ऐसे उठाएंगे तो उसके ऊपर आपको एक स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी, मेक एन आउटलाइन, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, ठीक है। और उसके नीचे आपको कहा जाएगा जी कि आपने इसको लॉजिकल में लिखना है, सिमेट्रिकल में जाना है, और आपका जो मतलब इसकी आर्टिकुलेशन है वो बेस्ट होनी चाहिए। तो वो 3 चीजें उनकी बेस पे जो है ये ब्रॉड एरियाज हैं। असेसमेंट मीन्स कि जिस जो एग्जामिनर है वो आपको किन चीजों की बेस पे जज करेगा। सबसे पहले जो 40 मार्क्स हैं वो आपके कंटेंट के हैं, 25 मार्क्स उसके अंदर होंगे आपकी लैंग्वेज के। स्ट्रक्चर जो आपका ऐसे का है, यानी ऐसे का आप स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, दैट विल गेन 20 मार्क्स फॉर यू। कोहेरेंस जो है वो 15 मार्क्स, और ये आपके हो रहे हैं टोटल 100 मार्क्स। मैं फिर बता देती हूँ, कंटेंट में जो चीजें आती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। जी, कंटेंट की जब हम बात करते हैं, कंटेंट का मतलब है कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसके अंदर जो आप मटेरियल डाल रहे हैं वो आपका कंटेंट होता है। मतलब आपने जिस तरह की भी बात आप डाल रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, आपका कंटेंट जो कि 40 मार्क्स ऑफ योर ऐसे। अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, मतलब अगर आपकी कोई भी मिस्टेक्स हैं, और एक चीज आप याद रखें कि जब कभी भी आपका ऐसे इवैल्यूएट होता है या चेक होता है, जो एग्जामिनर चेक करते हैं वो आपको जब भी मार्क्स देंगे वो आपको इन 40, 25, 15 इसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। एक पूरा मेरे पास स्ट्रक्चर है, वो मैं सर से शेयर कर दूंगी, जिसमें 5 में से 10 में से मार्क्स डिवीजन है, वो भी आपको पता चल जाएगी। तो जब कभी भी आपको ऐसे में मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, चाहे आपका स्ट्रक्चर या बाकी चीजें जो हैं वो मैचअप ना कर रही हो। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के मार्क्स बिल्कुल जीरो होते हैं, मतलब जीरो मार्क्स लगे होते हैं, या समटाइम्स 15 लगे होते हैं, किसी को 40 मिल जाते हैं, किसी को 39, समटाइम इवन यहाँ तक होता है कि एक बच्चे के मार्क्स आए तो वो 38 मार्क्स थे, यानी 2 मार्क्स भी उसको नहीं मिल सके। तो यही होती है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो आपको जजमेंट करते हैं। सबसे पहले तो आपका ऐसे का मटेरियल होता है कि आप ऐसे जो भी लिख रहे हैं उसका मटेरियल रेलेवेंट है। मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है आर्गुमेंटेटिव ऐसे और आपने उसमें एक्सपोजिटरी के बारे में डाल दिया है, तो फिर भी आपका ऐसे जो है वो आपका क्रॉस है। और सीएसएस में क्रॉस तो बड़ी जल्दी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस अगेन वही बात, क्वालिटी ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर। अब देखें, अगर हम लोग किसी को वाई का आंसर कर रहे हैं
और वो आपसे किसी चीज की वजह पूछ रहा है, मतलब रीजन ऑफ एनीथिंग, वो कोई भी करंट इशू हो सकता है, वो कोई भी आपका जो कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे हो सकता है, लेकिन आप उसको बता, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है हम ऐसे की स्टेटमेंट देखते हैं और हम जो है ना सडन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमने एक चीज याद की, और अगर हमें 3-4 जो जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं सीएसएस की, हमें बता दिया जाता है कि ये टॉपिक जो है, मतलब फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है या टूरिज्म है या मतलब सी पैक है या एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, तो हमें इसके ऊपर कहा जाता है कि आपने एक ऐसे लाजमी याद करना है। और हम जो है वो सीएसएस फोरम पे चले जाते हैं और हम डिफरेंट तरह के ऐसे जो है वो डाउनलोड करते हैं। इवन हम लोग अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि हमें ये डाटा शेयर कर दें, वो डाटा शेयर कर दें, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर जो चीजें मेंशन है वो कितने साल पुरानी है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हमने सिर्फ एक वर्ड देखना है, वाटर क्राइसिस, हम शुरू हो जाते हैं। मतलब ऐसे हमने नहीं लिखना जब तक हमें ये नहीं पता कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमने क्या बताना है। हम कभी भी ऐसे को अच्छे तरीके से लेके नहीं चल सकते। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसका मतलब यही है कि सबसे पहले हम जज करें कि आइदर मैं जो प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो किस हद तक जो है वो सही है और किस हद तक जो है वो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट है। मतलब ये जो सब्जेक्ट की मैं बार-बार बात कर रही हूँ वो आपकी स्टेटमेंट है, आपको जो पेपर में ऐसे आएँगे उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। सम टाइम ऐसा होता है कि पूरा ऐसे हमारा सीन होता है लेकिन उसके अंदर कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो हमें नहीं आ रहा होता और वही वर्ड जो होता है वो पूरी मिथ होती है। फिर क्वांटिटेटिव वैल्यू, नाउ क्वांटिटेटिव वैल्यू इज दैट वेयर यू एंटर द वैल्यूज, मतलब जितने भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, अगर आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिख रहे हैं या अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे हैं या आप रैपिड ग्रोथ बता रहे हैं या आप होली वार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने जब कभी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, लेट मी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, हम डायरेक्ट जो है अब क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है आपके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि ग्लोबली ये इशू चल रहा है और मैं उसमें जो फैक्ट है वो, मतलब फैक्ट होता है क्वांटिटी, मतलब इतने % लोग, तो वो मैं पाकिस्तान का डाल देती हूँ, तो ये गलत है। बात ऊपर मैंने ग्लोबली की है, मतलब मैं अगर एक इशू के बारे में बात करना चाह रही हूँ, चले हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर हम जेंडर इक्वालिटी में बोलते हैं कि जी जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन द होल कंट्री या इन द होल वर्ल्ड या इन द स्पेसिफिक एरिया, तो फिर हम उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे वो हम अपनी की गई बात के अकॉर्डिंग डालेंगे। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की और हम जो उसके अंदर फैक्ट्स डाल रहे हैं वो हम पाकिस्तान के डाल रहे हैं। तो ये बात याद रखें, आप कभी भी कोई भी बीटा बुश वाला सीन नहीं कर सकते। जो आपका एग्जामिनर है वो पिछले 40-50 सालों से ये चीजें चेक कर रहा है, तो हम उसको धोखा नहीं दे सकते, हम खुद को धोखा दे देते हैं। मतलब ऐसे बस लंबा करने के चक्कर में आप थोड़ा लिख लें, अच्छा लिख लें। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस, ये वही बात है कि आपका कनेक्शन टॉपिक के साथ हो, आप जो भी एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती हो। ये नहीं कि अब आप करंट सिचुएशन में ऐसे आपको आया, आपने याद किया हुआ 2015 वाला जो कि एक सीएसपी ने लिखा था 2016 में, किसी सीएसपी ने फॉर एग्जांपल एक ऐसे लिखा, वो पास भी हो गया, एलोकेट हो गया, आपका उससे इंटरेक्शन हुआ, आपने उसको कहा मुझे अपने नोट्स दे दो और आपने उसके रटे-रटाए नोट्स याद किए और उसको लिख दिया। लेकिन आप 2022 में कभी भी पुराना मटेरियल नहीं लिख सकते और कभी भी ऐसे पूरा आप रट्टा हुआ ऐसे पेपर में लिख ही नहीं सकते। तो अपने माइंड को पहले इस चीज से आजाद करें कि आपने कभी भी पूरा ऐसे रट के लिख ही नहीं सकते। आप उस स्किल को डेवलप करें, आप अपने आप को ग्रूम इतना करें, अपने छोटे-छोटे स्टेप्स इकट्ठे करें, फिर एक पूरे ऐसे के साथ उसको लेकर चलें, देन यू विल बी एबल टू राइट अ फुल ऐसे। जी सर, नेक्स्ट। सर वन इज लेफ्ट। सो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, सेकंड चीज जो आपकी ऐसे के अंदर आ जाती है, आप याद, पहला हमने शेयर किया था कंटेंट जो कि 40 मार्क्स का था, जिसमें आपकी एग्जांपल्स, आपकी रेलेवेंस, आप टू द रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जो भी डाटा है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स अब आप पीछे इज लिख रहे हैं और आगे आप प्लूरल लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है। अब एक सीएसएस एस्पायरेंट को इतना तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं
मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप इंसाइक्लोपीडिया वाली लैंग्वेज लिखें और अपना बहुत टफ दें। आप सिंपल सेंटेंसेस लिखें, बेशक आप PSMR का यूज करें, आप ज्यादा मतलब कंजक्शंस को यूज नहीं करें। और अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है किसी और का ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है उसको कॉपी करने की। आप अपना एक्सप्रेशन लिखें, बेशक आप छोटे जुमले बनाएं लेकिन अच्छे बनाएं। वोकैबुलरी, अब हम क्या करते हैं, हमने 300 वर्ड्स याद किए हैं वोकैबुलरी के, हम सोचते हैं चलो ऐसे में ये लिख देते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग उसका मीनिंग जो है ना वो डुअल हो जाता है। तो कभी भी वो वोकैबुलरी जो आपने ज्यादा टाइम यूज नहीं की उसको ऐसे में मत यूज करें। नॉर्मल वोकैबुलरी लें, बहुत हाई फाई क्वालिटी। ये अच्छी बात है, अगर आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छी आती है तो आप उसको यूज करें, बट ट्राई टू बी रेलिवेंट, ट्राई टू बी समराइज। वो कहते हैं ना शॉर्ट करें, मतलब शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा कर ले अच्छा कर ले। फिर जो नेक्स्ट एक चीज आपके पास आती है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन, आपके पैराग्राफ स्ट्रक्चर, आपका कंक्लूजन। और हमेशा एक बात और, जब भी आपका ऐसे चेक होगा आपको हर चीज के अलग मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते मेरी ग्रामर मिस्टेक है तो मैं फेल हो गया, या मेरा स्ट्रक्चर ठीक नहीं था तो मैं फेल हो गया, मेरी वोकैबुलरी हाई नहीं थी तो, ऐसा नहीं होगा। वो एक चीज इग्नोर हो जाएगी अगर आपकी बाकी चीजें ठीक हैं तो। नेक्स्ट, अच्छा ये अब जो ऐसे लिखने से पहले जो राइटिंग टाइप्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो ऐसे राइटिंग है, मतलब पेपर में अगर आपको 7 स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो मिक्स अप होता है डिफरेंट चीजों का। जैसे कि मतलब एनालिटिकल राइटिंग है, पहला एक राइटिंग की टाइप ये है। ये वो मतलब ये वो पीस ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर आपने एक लिखी हुई चीज है उसका एनालिसिस करना है, मतलब वो चीज ऑलरेडी छप चुकी है, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 14 मतलब कायदे आजम के 14 निकात हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या नेहरू रिपोर्ट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। आप बस उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे सकते हो या ओवरव्यू कर सकते हो चीजों के साथ। तो ये वो पीस ऑफ राइटिंग होता है जो ऑलरेडी है तो सही, आप इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, आप इसके ऊपर बता सकते हो, लेकिन आप इसके ऊपर जो है ना इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक स्टेटमेंट जो भी ऐसे में होती है वो इससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऐसे है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग। ये वो पीस ऑफ राइटिंग है जहां पर, अब ये देखें कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग, ये अब वो वाली राइटिंग है। अब इसमें से हमेशा ऐसे के पेपर में 2 से 3 ऐसे जरूर होते हैं जिसमें एग्जामिनर यूज टू आस्क अबाउट कंपेयर एंड कंट्रास्ट, लेकिन चूंकि वो इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होता है, थोड़ी टफ स्टेटमेंट लिखी होती है, तो हम उसको जज नहीं कर पाते कि इधर ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। जो पहला आर्ट है ना ऐसे से रिलेटेड, वो यही है कि आपको ऐसे की स्टेटमेंट को समझना आ जाए कि ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये मुझसे मतलब एनालिटिकल राइटिंग का एक पार्ट है, या ये कॉज एंड इफेक्ट है, कुछ भी। अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग में हमेशा याद रखें वो आपसे पूछते हैं कंपैरिजन है, कि 2 चीजें देकर आपसे उनका सिनेरियो पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आर एक्सटर्नल थ्रेट्स मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान और इंटरनल, मतलब अगर के कौन से वाले थ्रेट्स जो हैं वो ज्यादा। अब जब मैंने इसको अटेम्प्ट किया था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, तो मैंने ये वाले ऐसे को एज अ आर्गुमेंटेटिव लिया था। तो लेकिन बहुत ज्यादा सर्च के बाद पता चला, मतलब अब आके मुझे ये पता चला कि ये आर्गुमेंटेटिव नहीं है, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप का ऐसे है। दूसरा, आर मॉडर्न वर्ड्स नॉट होली वर्ड्स। अब ये देखें ये क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हमें यही लगेगा कि ये जो है ना ये आर्गुमेंटेटिव है, लेकिन ये आर्गुमेंटेटिव नहीं है, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग है। और आप सबसे पहले अपने आप को मेक योरसेल्फ enough able that you will judge what kind of statement the examiner is asking from you। तो चीजें आप 5 साल पेपर उठाएं, उसके बाद एक कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग। अब ये थर्ड टाइप ऑफ राइटिंग है हमारे पास। अब ये देखें कंपेयर एंड कंट्रास्ट में आपको स्टेटमेंट 2 दे दी, आप देखें उसमें 2 चीजें आपको बताई, आपको कहा इन दोनों को कंपेयर करो। आप अब कंपैरिजन आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स निकाल लें, आप चाहें तो उसके सेम पॉइंट्स निकाल लें। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है वो है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब होता है कि मतलब एक चीज हमारे पास है वो क्या है और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या आ रहा है। आप देखें ये वास्ट एक मतलब रीडिंग टॉपिक आ जाता है हमारे पास, इसको आप
किसी भी एंगल से लिख सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको इफेक्ट और कॉज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कॉज और इफेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसका जो एक व्यू है वो यही है कि मेक रीडर्स अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ थिंग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर थिंग्स। मतलब एक चीज हमारे पास है, उसका हम पे क्या इफेक्ट है, हमारी ओवरऑल क्या चीजों पे इफेक्ट है। अब ये वो आप इसको इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको हमारी गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको हमारी पॉपुलेशन से मतलब रिलेट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप ये वाला टॉपिक चूज करें, जो इसको लिमिटेड मत करें, इसको आप जितना मर्जी बढ़ा के लिख सकते हैं, पर वही बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, हम सिंपल इसको ये रीजन लिख देंगे, फैक्ट्स लिख देंगे। आप इसको एक प्रॉपर वे में स्टेटमेंट, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बनाएं अपने ज़हन में। आप पहले तो एक माइंड मैप बनाएं। आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ मतलब मैप लाइन कैसे बनानी है। फिलहाल सिर्फ मैं ये आपसे डिस्कस कर रही हूँ कैसे किस तरह से आ सकता है। अब जैसे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तानी इकोनॉमी, अब ये एक एस्पेक्ट है, पूरा ऐसे नहीं, ये वैसे भी आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट है जी ग्लोबल वार्मिंग का हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अब ये लिमिटेड हो गया ना टॉपिक। यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा जी पाकिस्तान इकोनॉमी है, इट मींस अब यहाँ आप इकोनॉमी से बाहर नहीं निकल सकते, आपने अब यहाँ पे इकोनॉमी के साथ जुड़े रहना है। अब ये भी एक ऐसे की टाइप होती है कि जहां पर आपको लिमिट कर देते हैं, आपको एक चीज बता देते हैं, आप उससे बाहर जाएंगे तो वो आपको फेल कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपसे उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी पूछी है, तो आप पाकिस्तान का डिफरेंट बजट्स की मतलब वैल्यूज देके डिफरेंट तरीकों के साथ, यानी इसमें आपके पास प्ले कार्ड होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने घुमाना कैसे है। लेकिन उसके लिए आपको तकनीक आनी चाहिए, आप बिल्कुल इधर उधर की चीजें इकट्ठी करके उसको नहीं घुमा सकते। आपकी एक बात का दूसरी बात से ताल्लुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है ना, ये तो बेसिकली लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो कि बहुत कम हम अटेम्प्ट करते हैं। ये समटाइम्स अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एन एसे दैट इज आर्गुमेंटेटिव एसे। अब जी ये एसे का नेम आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये आर्गुमेंट्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ दो लोग आपस में एक ही बात के लिए डिफरेंट बातें कर करके झगड़ा करते हैं। मुझे लगता है ये चीज सही है और सामने वाले को लगता है ये बात ठीक है, और उसके एंड पे कोई एक बंदा जो ज्यादा अच्छी बात करता है वो जीत जाता है, और जो बंदा जो है ऐਵੇਂ ही मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली बात है, इधर उधर से रॉन्ग एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखें जो बंदा हमारे साथ सीक्वेंस वाइज बात करता है, हम उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए बताते हैं। तो जो मतलब argumentative essay is meant to present arguments in the favor of or against the topic। कोई टॉपिक आपको दे दिया गया है, आप उसके हक में भी जा सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। एग्जामिनर कभी भी आपको उस चीज के लिए फेल नहीं करेगा अनटिल और अनलेस आपके पास आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है। तो फॉर आप किसी चीज के अगेंस्ट बात कर रहे हो ना, तो आपके पास प्रॉपर उसको डिनाई करने के लिए चीजें होनी चाहिए। और अगर आप उस चीज के हक में बोल रहे हो तो तब भी आपको बताना चाहिए कि जी आपका पॉइंट ऑफ स्टैंस, मतलब आप जो स्टांस ले रहे हो वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जामिनर को आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, वो आपके लिखे हुए की बेस पे आपको जज करेगा। ऐसे राइटर हैज टू चूज अ स्टांस एंड देन प्रूव इट्स पॉइंट थीसिस अगेंस्ट द ऑपोजिट पॉइंट एंटीथीसिस। यानी आप पहले एक पॉइंट अगर आप खिलाफ ले रहे हो, एंटीथीसिस और थीसिस जब मैं आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन बताऊंगी तो देन आई विल प्रूव इट। थीसिस का मतलब है एक पॉइंट आपने रेज किया और फिर उसको गलत साबित किया, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है ना, कि जो बात आप कर रहे हो अगर आप उसके हक में बोलना चाहोगे तो आप ऐसे की स्टेटमेंट को गलत करोगे, और अगर आप उसके हक में जा रहे हो तो आप उसको साबित करोगे। अब इसमें इट हैज पैराग्राफ्स arranged to present writer's point of view, opposite arguments and their synthesis. Thesis, antithesis और synthesis I will share with you guys when I will tell you about the how to make outline of argumentative essay. तो अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि argumentative essay है क्या चीज। नेक्स्ट हमारे पास जी देखें, this is the type of writing where the writer proves that his opinion, theory or hypothesis about an issue is correct or more truthful than those of others। देखिए आर्गुमेंट्स में वो वही बात है कि लिखने वाला अपनी ओपिनियन को बताएगा कि मैं जो भी लिख रहा हूँ या मेरा जो भी पॉइंट है। हाइपोथेसिस इज अ पीस ऑफ राइटिंग जहां पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे
यानी हम जो देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, उसकी बेस पे हम कोई पॉइंट रेज करते हैं, तो वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। और अगर हमने उसका कोई प्रूफ हमारे पास आ जाता है तो वो दैट इज आवर थ्योरी। तो हम उस अपनी मतलब इन चीजों की बेस पे बता रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए। आप देखें, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ कर्स और ब्लेसिंग, ये 2019 का ऐसे था। मैंने मोस्टली वही ऐसे यहाँ पे चूज किए हैं जो मैंने पहले अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो आप देखिए, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ कर्स और ब्लेसिंग। अब मतलब इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम इसको कर्स नहीं बोल सकते। बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कर्स है या ब्लेसिंग है? अब ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसके हक में बोलूं या मैं इसके अगेंस्ट बोलूं। मतलब इफ आई talk about in the favor of this topic, तो then I will have to make up complete line के जी expanding information technologies occurs in this। तो जैसे भी आपने बनाना है, आपके पास पहले पॉइंट, आप दोनों पॉइंट्स बना के देखें। अगर आपके पास इन फेवर ऑफ पॉइंट ज्यादा है आप उसको ले लें, अगर आपके पास अगेंस्ट पॉइंट ज्यादा है आप उसको ले लें। नेक्स्ट के साथ शेयर करना चाहूंगी, दैट इज रिलेटेड टू फेमिनिज्म। कभी भी पेपर में फेमिनिज्म के ऊपर लिखते हुए औरतों के खिलाफ लिखने की कोशिश मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया या मोबाइल फोन्स हो गया या चाहे सिंपल सीपैक विदाउट एनी स्टेटमेंट। तो ये सिंपल टॉपिक है जो हमारी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। हम जो इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास है, इसमें आप एक मतलब सिमेट्रिकली सिंक्रोनाइज्ड वे में फैक्ट्स, फिगर्स और एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें को अटेम्प्ट करने वाले अक्सर फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ राइटिंग वेरिएशन सच एज अ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट एंड द हाउ टू और प्रोसेस राइटिंग। अच्छा, ये एक चीज अक्सर ऐसा होता है पेपर में हमें कोई बहुत इजी टॉपिक लिखने के लिए आ जाता है जो हमने एज इट इज बुक्स में पढ़ा होता है, वहां पर हमारा जो चेकिंग का क्राइटेरिया वो बहुत ऊपर चला जाता है। एक्सपेक्टेशन जो एग्जामिनर की होती है वो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। तो कोशिश करें कि अगर पेपर में आपको इसके अलावा कोई टॉपिक आ रहा है तो आप उसको चूज करें, क्योंकि जो सिंपल एसेस होते हैं वो अटेम्प्ट करने वाले बहुत से बच्चे होते हैं, फिर जहां पर वो सेम मटेरियल आना शुरू होता है एग्जामिनर उसको 0-0 देना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे कि कुछ एग्जांपल्स है। वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, ये सिंपल है, आपने इसको अपनी जितना कुछ भी आपने सुनना पड़ा उसकी बेस पे लिखना है, ना कोई प्रूफ देने की जरूरत है, ना इसमें कुछ साबित करने की जरूरत है। आप इसमें कंपैरिजन की जो एक टेक्निक है वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप दो कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, दो सिटीज का कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक योर स्टांस, ये डिपेंड करता है आप पे, आप इसको कैसे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, वो बहुत इजी ऐसे, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अटेम्प्ट करूं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड लिटरेरी ऐसे। अच्छा, हम लोग ये वो ऐसे है जो हमें मार्क्स देते हैं बट हम इसकी तरफ आते नहीं है। ये ऐसे these are the essays which are written to elaborate the writer's opinion or comment on certain abstract topics। ये abstract topics कौन से topics होते हैं? ये different writers not two essays may be alike, मतलब abstract topics वो होते हैं जो किसी abstract चीजें वो हैं जो हमारी नजरों से ओझल होती हैं, that हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, हमने वो देखी नहीं होती, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, वो सिर्फ हमारी खुद की एक फीलिंग से रिलेटेड होती हैं, हमारी सोच से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि एक बड़ा मतलब एक लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये एक कोटेशन है। तो इसके ऊपर अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि आप इसको लिखें, तो ये टोटली मेरी फीलिंग से के साथ रिलेट करती हैं। तो इस तरह के ऐसे जैसे आर्ट फॉर पीस, टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। तो ये देखें, ये बहुत एक ही स्टेटमेंट को लेके अपने साथ चलना और अपनी फीलिंग्स, आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट वे। हर बंदे के अंदर ये सेंस होती है कि वो अपने जो फील करे चीजों को
बेसिकली इसके बारे में वही बंदा बता सकते हैं जिसकी स्टैटिक प्लेयर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कुछ लोगों का पोएट्री की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब न्यूज़ की तरफ ज़्यादा देखते हैं, कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स पसंद होती है, तो ये भी सिर्फ़ वो लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो पोएटिक माइंड रखते हैं या जो अपनी फीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी ऐसे की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और ये बेसिकली चीज़ें थी। चूँकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी लेकिन चूँकि आई हैव टू टेक अ स्टार्ट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू हाउ कैन यू मेक द थीसिस स्टेटमेंट, हाउ कैन यू मेक द पैराग्राफ्स। तो दिस वाज़ द लेक्चर which showed you that what is the basic things. So first of all, do practice of your essay types. When you will able to identify the types of the essay, then you will be able to write it. आपको जब तक स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती, तब तक आप इसको लेके नहीं चल सकते। इसके बाद आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा। टेक 5 पेपर्स और इवन आप कोई सा भी पुराना पेपर ले लें, 2020 का ले लें और 2020 के पेपर में से आप हर पेपर को आइडेंटिफाई करके देखें, हर एसे को, नॉट हर मतलब एक पेपर ले लें कोई सा भी, उसका एक ऐसे देखें और जितनी भी टाइप्स आपने पढ़ी हैं उसको उसके ऊपर अप्लाई करके चेक करें कि मेरी टाइप ठीक है या नहीं। मुझे समझ आ रही है कि ये ऐसे में मुझसे क्या पूछ रहे हैं, एक्सपोजिटरी पूछ रहे हैं, आर्गुमेंटेटिव पूछ रहे हैं या कोई भी चीज़ जो आपको लगता है, आप सिर्फ़ उसको पढ़ के लिख नहीं सकते, पहले आप चेक करें और फिर उसको किसी को चेक करवाएँ कि मैंने ये सही आइडेंटिफाई किया है, देन उसको लेकर चलें। ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम आयशा, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छे से हमें सारी काफ़ी चीज़ें हमें भी क्लियर हुई, मुझे भी स्पेशली क्लियर हुई और मुझे अच्छा लगता है जब आप बार-बार मैं आपको लेक्चर के लिए कहता हूँ और हमेशा आप बहुत सेटिस्फाइड आंसर देती हैं। तो दूसरा ये कि चूँकि हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसमें बाकी आपके कुछ लेक्चर्स होंगे वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में जो है वो कंटिन्यूटी के साथ एक रिदम बना के मैं शेयर करता रहूँगा। तो बाकी जो लोग कुछ पूछ रहे हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से जो है ना वो नंबर लेके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और एवेल्यूएशन वाला ग्रुप जो पूछ रहे हैं बच्चे वो स्टार्ट ही है हमारा, वो तो 10 मार्च से पीएमएस का सेशन स्टार्ट है, सीएसएस का भी इसी तरह। और कोई डिस्कशन हो, कुछ सवाल हो, वो भी आप मुझसे पर्सनल टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, क्लास ओवर करते हैं। शुक्रिया मैम, थैंक यू।